Hello students, today we are going to deal with the biotic components of the ecosystem. पिछले लेक्चर में हमने बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम में से इंटरस्पेसिफिक रिलेशनशिप्स का अध्ययन किया था। एक बार फिर से हम ये जान लें कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। एनी लिविंग कंपोनेंट दैट अफेक्ट्स अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट. Biotic components are of two types, intraspecific components and the interspecific components. अब हम बात करते हैं interspecific components और the interspecific relations की, जिसको कि हम अंतरजातीय संबंध भी कह सकते हैं। दो या दो से अधिक अलग अलग स्पीशीज़ के बीच संबंध को अंतरजातीय संबंध कहा जाता है। यह संबंध दोनों के लिए लाभदायक या हानिकारक अथवा एक के लिए लाभदायक व एक के लिए उदासीन हो सकता है। इन संबंधों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। न्यूट्रलिज्म यानी कि उदासीनता, सिम्बायोसिस यानी कि सहजीविता और एंटागोनिज्म यानी कि विरोधता। अब हम बात करते हैं न्यूट्रलिज्म की। न्यूट्रलिज्म में नाइदर पॉपुलेशन अफेक्ट्स द अदर, जैसे कि इसके उदाहरण है एक ही घर में रहने वाले दो पालतू जंतु, यदि उनमें से एक कोई नहीं भी रहता है तो दूसरे को उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। या इसका दूसरा उदाहरण हम दे सकते हैं एक ही पेड़ पर रहने वाले अलग अलग जीव। अब हम बात करते हैं सिम्बायोसिस यानी कि सहजीविता की। सहजीविता, here the two populations help one another. In this relationship, both the species may be benefited or one is benefited and other have no harm. यह लाभ फूड, शेल्टर, सबस्ट्रेटम और ट्रांसपोर्ट के रूप में होता है। यह एसोसिएशन ऑब्लिगेट या फैकल्टेटिव हो सकता है। दो पार्टनर्स क्लोज कांटेक्ट में हो सकते हैं, अर्थात उनके टिश्यूज़ एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो सकते हैं, या उनमें से एक दूसरे के स्पेसिफिक एरिया में भी रह सकता है, या उनमें से एक दूसरे के सरफेस पर अटैच्ड हो सकता है। सिम्बायोसिस दो प्रकार से होता है। पहला है म्यूचुअलिज्म और दूसरा है कमेंसलिज्म। तो हम बात करते हैं म्यूचुअलिज्म की। म्यूचुअलिज्म मीन्स सहोपकारिता, यानी कि जिसमें कि दोनों पार्टनर्स बेनिफिटेड होते हैं। म्यूचुअलिज्म दो प्रकार का होता है, ऑब्लिगेटेड म्यूचुअलिज्म एंड फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। तो हम बात करते हैं ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म की, यानी कि अविकल्पी सहोपकारिता। यह क्लोज व परमानेंट एसोसिएशन होता है। अलग होने पर एक या दोनों का जीवन संकट में आ जाता है, क्योंकि दोनों स्पीशीज़ में सम सॉर्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज होता है। इसका उदाहरण है लाइकेंस। ये म्यूचुअलिज्म का ऐसा उदाहरण है जिसमें कॉन्टैक्ट क्लोज एवं परमानेंट होता है व अविकल्पी होता है। इसमें फंगस व एल्गी सहजीवन का प्रदर्शन करते हैं। दूसरा उदाहरण है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर। जैसा कि आप सब जानते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ों में नोड्यूल्स बनाता है एवं होस्ट के साथ सहजीविता में रहता है। बैक्टीरिया हायर प्लांट से भोजन प्राप्त करता है एवं बदले में गैसियस नाइट्रोजन को फिक्स कर प्लांट को नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। अन्य उदाहरण है एसोसिएशन ऑफ टर्माइट और प्रोटोजोन्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि टर्माइट वुड को खाती है, लेकिन वुड को डाइजेस्ट करने के लिए उसके भीतर एंजाइम्स नहीं होते, बल्कि उनकी गट में प्रोटोजोन होता है, एक ट्राइकोनिम्फा कहा जाता है जिसको। यह प्रोटोजोन दीमक के द्वारा खाए हुए सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है एवं बदले में प्रोटोजोआ को दीमक से भोजन व शेल्टर प्राप्त करता है। दूसरा उदाहरण है हर्मिट क्रैब और सी एनीमोन का। यूपैग्योरस नामक हर्मिट क्रैब गैस्ट्रोपोडा के रिक्त कवच में रहता है। इस कवच के ऊपर सी एनीमोन आकर रहने लगता है। सी एनीमोन की दंश कोशिकाएं हर्मिट क्रैब की रक्षा करती हैं, जबकि सी एनीमोन हर्मिट क्रैब के भोजन का एक भाग
प्राप्त होने के साथ साथ ही स्थान परिवर्तन का लाभ भी प्राप्त करता है। अन्य उदाहरण है हरित हाइड्रा व शैवाल का। यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी क्लोरेला वल्गैरिस हाइड्रा की गैस्ट्रोडर्मल सेल्स में रहता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यह एल्गी हाइड्रा को भोजन व ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है, जबकि हाइड्रा शैवाल को शेल्टर, नाइट्रोजन वेस्ट व कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराता है। अब हम बात करते हैं फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म यानी कि विकल्पी सहोपकारिता की। दो स्पीशीज एक दूसरे को सहयोग करती हैं, परंतु अलग हो जाने पर दोनों ही अपना स्वतंत्र जीवन यापन कर पाते हैं। इसके भिन्न भिन्न उदाहरण हैं, जैसे कि पुष्पों का पॉलिनेशन अलग अलग जीवों के द्वारा होता है। बीज, मॉथ, बटरफ्लाइज पुष्पों के नेक्टर से भोजन प्राप्त करते हैं व बदले में पुष्पों का पॉलिनेशन करते हैं। डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स और सीड्स और फ्रूट को एनिमल्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एनिमल्स फ्रूट्स को खा लेते हैं व सीड्स को फेंक देते हैं, अतः सीड्स का डिस्पर्सल हो जाता है। फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म का एक अन्य उदाहरण है क्रोकोडाइल और मीट ईटिंग बर्ड्स का। भोजन करने के पश्चात मगरमच्छ जल के किनारे अपना मुख खोलकर पड़ा रहता है। उस समय मीट ईटिंग बर्ड क्रोकोडाइल के मुख में बैठकर दांतों में फंसे हुए मीट के टुकड़ों को निकालती है और जौंक आदि को भी निकालकर खा लेती है। इस प्रकार क्रोकोडाइल को मीट के टुकड़ों व लीच से छुटकारा मिलता है व बर्ड को भोजन प्राप्त हो जाता है। अन्य उदाहरण है आंट्स का और एफिड्स का। ये एसोसिएशन में रहते हैं। हालांकि आंट्स और एफिड अलग भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन ये साथ रहते हुए एक दूसरे का लाभ प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। लीचियस आंट्स अपनी कॉलोनीज में एफिड्स को पालकर रखती हैं। यह चींटियाँ प्रतिदिन एफिड्स को अनाज के पौधों की जड़ों तक उनकी परजीविता के कारण लाती हैं व ले जाती हैं। वह अपने एफिड्स की निगरानी भी करती हैं। चींटियाँ एफिड्स की हनी ट्यूब से हनी प्राप्त करती हैं। अब हम बात करते हैं कमेंसलिज्म यानी कि सहभोजिता की। दो डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स के मध्य ऐसा एसोसिएशन जिसमें केवल एक स्पीशीज़ को बेनिफिट होता है व दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोनों पॉपुलेशंस एक साथ रहती हैं, परंतु उनके बीच किसी प्रकार का फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज नहीं होता है। कमेंसलिज्म 4 प्रकार का होता है। टेम्परेरी कमेंसलिज्म, परमानेंट कमेंसलिज्म, एक्टोकमेंसलिज्म एंड एंडोकमेंसलिज्म। टेम्परेरी कमेंसलिज्म यह एसोसिएशन अस्थायी प्रकार का होता है व एक सहजीवी कभी भी दूसरे से अलग हो सकता है। पॉलियोनिक स्क्रैप का चीटोप्टेरस की आवास नली में रहना इसका एक उदाहरण है। जब पॉलियोनिक स्क्रैप चीटोप्टेरस की आवास नली के पश्च भाग में रहता है तो क्रैप को 3 फायदे होते हैं। शेल्टर मिलती है इसको, वहाँ ये चीटोप्टेरस के द्वारा लाए गए भोजन को ग्रहण करता है और इसको ऑक्सीजन मिलती है रेस्पिरेशन के लिए। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इकाइनस जो मछली है, चूषक मछली, वह शार्क के शरीर पर नीचे की तरफ अटैच हो जाती है और इकाइनस को इससे 2 फायदे होते हैं। हालांकि शार्क को इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो इकाइनस इससे 2 फायदे प्राप्त करती है कि शार्क के द्वारा पकड़े गए भोजन में से कुछ भाग इसको भी प्राप्त हो जाता है और ट्रांसपोर्टेशन का भी इसको फ़ायदा मिलता है। अब हम बात करते हैं परमानेंट कमेंसलिज्म की। यह एक परमानेंट एसोसिएशन होता है और दोनों जीवों का, लेकिन दोनों कभी अलग नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं एक्टोकमेंसलिज्म की। इस प्रकार के एसोसिएशन में एक जीव दूसरे के ऊपर रहता है और इसका उदाहरण है गोबी फिश, जो कि रहती है दूसरे सी एनिमल्स पर और इट चेंजेस द कलर टू ब्लेंड इन विद द होस्ट, thus gaining the protection from the predators। अन्य एक कॉमन उदाहरण है कैटल ईग्रेट्स eat the insects stirred up by cattle when they are grazing. The cattle is unaffected while the birds gain the food। अब हम बात करते हैं एंडोकमेंसलिज्म की। 2 जंतुओं में से
एक सदस्य दूसरे के शरीर के भीतर रहता है। इस प्रकार ये कमेंसलिज्म का पूरा आपने जानकारी प्राप्त की। अब हम बात करते हैं एक अन्य प्रकार के इंटरस्पेसिफिक रिलेशनशिप, जिसको कि एंटागोनिज्म या विरोधता कहा जाता है। ऐसे इंटरस्पेसिफिक रिलेशंस जिसमें एक या दोनों सदस्यों को हानि होती है एंटागोनिज्म कहलाता है। एंटागोनिज्म 4 प्रकार का होता है: एंटीबायोसिस, पैरासिटिज्म, प्रेडेशन एंड कंपटीशन। तो इसमें सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे एंटीबायोसिस का, प्रतिजैविकता का। इस प्रकार के इंटरस्पेसिफिक रिलेशन में एक सदस्य ऐसे पदार्थ उत्पन्न करता है जो दूसरे के लिए हानिकारक होते हैं। यह पदार्थ एंटीबायोटिक होता है। अनेक जीवाणु व कवक इसे उत्पन्न करते हैं। टर्म एंटीबायोसिस से ये तात्पर्य है कि कंप्लीट और पार्शियल इनहिबिशन और डेथ ऑफ वन ऑर्गेनिज्म बाय अनदर। यह क्रिया होती है कुछ सब्सटेंसेस के कारण जो कि एक ऑर्गेनिज्म द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं या मेटाबॉलिक पाथवे के द्वारा ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस उत्पन्न की जाती हैं कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए घातक होती हैं। इसमें दोनों में से किसी को भी लाभ नहीं होता है। माइक्रोब्स में एंटीबायोसिस एक सामान्य प्रक्रिया है। इस प्रकार उत्पन्न एंटागोनिस्टिक पदार्थों को एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। इसके उदाहरण है बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीड्स और फंजाई कई प्रकार के एंटीमाइक्रोबियल पदार्थ उत्पन्न करते हैं। एक्टिनोमाइसीड्स की 50% स्पीशीज़, लाइकेन की 50% स्पीशीज़ और बहुत सारे हायर प्लांट्स भी ऐसे पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो कि मोल्ड्स व बैक्टीरिया की उत्पत्ति को इनहिबिट करते हैं। कुछ एल्गी भी एंटागोनिस्टिक पदार्थ उत्पन्न करती हैं, जैसे कि क्लोरेला वल्गैरिस। यह निश्चिया नामक डायएटम की ग्रोथ को इनहिबिट करती है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि तालाबों में पाई जाती है, हाइड्रोक्सी एलामाइन नामक टॉक्सिन उत्पन्न करती है, जिसके कारण जल विषैला हो जाता है व उसे पीकर मछलियों व अन्य जानवरों की मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार समुद्र का विशिष्ट स्थान लाल रंग के जैविक प्रकाश से प्रकाशित दिखाई देने लगता है। इसे रेड टाइड या रक्त ज्वार कहा जाता है। यह प्राणी विषैला पदार्थ उत्पन्न करता है। इससे मछलियां व दूसरे जीवों की मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करते हैं पैरासिटिज्म की, जिसको कि प्रतिजीविता भी कहा जाता है, परजीविता कहा जाता है। इसके अंतर्गत परजीवी प्राणी दूसरे बड़े प्राणी से कार्य की संबंध स्थापित कर लेता है और इस प्रकार संबंध स्थापित करता है कि उस पर से पोषण प्राप्त कर सके। पोषण प्राप्त करने हेतु कार्य की संबंध बना लेने की इस प्रक्रिया को परजीविता या पैरासिटिज्म कहा जाता है। इसमें एक जीव को दूसरे से लाभ होता है व पहले को हानि उठानी पड़ती है। लाभकारी सदस्य परजीवी यानी कि पैरासाइट व हानि उठाने वाला जीव परपोषी या होस्ट कहलाता है। जंतुओं पर जंतु, पौधों पर पौधे, जंतुओं पर पौधे और पौधे पर जंतु परजीवी हो सकते हैं। परजीवी के ऊपर अति परजीवी यानी कि हाइपर पैरासाइट भी प्रकृति में मिलते हैं। एक परजीवी एक ही परपोषी पर आश्रित हो सकता है, लेकिन एक से अधिक परपोषियों पर आश्रित रहने के भी अनेक उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पैरासिटिज्म के। तो इसमें कई प्रकार के हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम परमानेंट पैरासाइट्स की। जो प्राणी अपना संपूर्ण जीवन परजीवी के रूप में बिताते हैं उन्हें स्थायी परजीवी कहा जाता है। इसके उदाहरण है एस्केरिस और टेपवॉर्म। टेम्परेरी पैरासाइट्स, कुछ प्राणी अपने जीवन चक्र का कुछ भाग परजीवी के रूप में व्यतीत करते हैं, उन्हें अस्थायी परजीवी कहते हैं। इसका उदाहरण है स्वच्छ जलीय सीपी का ग्लोचिडियम लार्वा। अब हम बात करते हैं पादप परजीवी या फाइटोपैरासाइट्स किन्हें कहा जाता है। पौधों पर जंतुओं के परजीवी के रूप में जीवन जीने को पादप परजीविता एवं जंतु को पादप परजीवी कहा जाता है। राइनोसिरोस बीटल जो नारियल का परजीवी है, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। जू पैरासाइट्स यानी कि जंतु परजीवी।
किसी जंतु का दूसरे जंतु पर परजीवी के रूप में रहना जंतु परजीविता कहलाता है और उस जंतु को जंतु परजीवी कहा जाता है। इस उपप्रकार के कई उदाहरण हैं, एस्केरिस भी इसी में शामिल होता है। अब हम बात करते हैं बाह्य परजीवी या एक्टोपैरासाइट की। जब परजीवी जंतु दूसरी जंतु के बाहरी आवरण या त्वचा के माध्यम से पोषण प्राप्त कर जीवन निर्वहन करते हैं तो उन्हें बाह्य परजीवी कहते हैं। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे कि पेडिकुलस, खटमल, जोंक इत्यादि। एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं? इस प्रकार के परजीवी परपोषी के शरीर में रक्त या अन्य अंगों में रहकर पोषण प्राप्त करते हैं। अंतः परजीवी के उदाहरण हैं टेपवॉर्म, लिवर फ्लूक, एस्केरिस। अब हम बात करते हैं अंतः कोशिकीय परजीवी यानी कि इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इस श्रेणी में आने वाले परजीवी परपोषी की कोशिकाओं में रहते हैं। कोशिकाओं में रहकर ये भोजन प्राप्त करते हैं, अतः अंतः कोशिकीय परजीवी कहलाते हैं। इसका उदाहरण जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ भी चुके हैं, ट्रिपैनोसोमा और प्लाज्मोडियम है। अब है अंतराकोशिकीय परजीवी यानी कि इंटरसेलुलर पैरासाइट्स। जो परजीवी अपने परपोषी की कोशिकाओं के मध्य में रहते हैं अंतराकोशिकीय परजीवी कहलाते हैं और मोनोसिस्टिस इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। विकल्पी परजीवी या फैकल्टेटिव पैरासाइट। कुछ जंतु परजीवी जीवन तभी जीते हैं जब उन्हें परजीवी जीवन जीने का अवसर मिलता है। यदि परजीवी बनने का अवसर प्राप्त नहीं होता तो ये स्वतंत्र रूप से भी अपना जीवन यापन कर लेते हैं। ऐसे परजीवी विकल्पी परजीवी कहलाते हैं और इसका उदाहरण है पिनाथेरॉस। ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स वो होते हैं ऐसे जंतु जो कि परजीवी जीवन जीना जिनके लिए परमावश्यक होता है, अन्यथा उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार के परजीवी अविकल्पी परजीवी कहलाते हैं। इसका उदाहरण है एस्केरिस। अब हम बात करते हैं हाइपर पैरासिटिज्म की या अति परजीवी हाइपर पैरासाइट की। जब एक परजीवी दूसरे परजीवी पर आश्रित रहता है तो इसे अति परजीवी कहते हैं, जैसे कि एस्केरिस जो स्वयं तो परजीवी है पर जीवाणु अति परजीवी के रूप में रहते हैं। अब हम बात करते हैं अगले इंटरस्पेसिफिक रिलेशनशिप यानी कि परभक्षिता यानी कि प्रिडेशन। परभक्षण जंतुओं के मध्य ऐसे संबंधों को कहते हैं जिसमें कुछ जंतु अपने भोजन के लिए दूसरे जंतुओं को मारकर खाते हैं और परभक्षण के होता है। परभक्षिता स्पष्ट, सरल एवं प्रभावी असहयोगी प्रक्रिया है। सभी मांसाहारी जंतु परभक्षी होते हैं। सामान्यतः एक परभक्षी जीव एक ही जाति के जंतुओं को खाता है, किंतु अनेक उदाहरण ऐसे भी है जहाँ एक परभक्षी अनेक जातियों के जंतुओं का भक्षण करता है। जैसे कि सिंह वो अनेक जातियों के जीवों का भक्षण करता है, लेकिन बिल्ली चूहों का ही भक्षण करती है। परभक्षिता से परभक्षित की यानी कि प्रे की जनसंख्या में कमी होती है, किंतु जातियों के सह विकास के कारण सामुदायिक समष्टियों में सचल संतुलन बना रहता है। परभक्षक एवं परभक्षित यानी कि प्रेडेटर और प्रे दोनों प्रकार के जंतुओं के समष्टि आकार का नियंत्रण पुनर्भरण क्रियाओं के फलस्वरूप प्रकृति में होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे इंटरस्पेसिफिक रिलेशनशिप यानी कि कंपटीशन की। दो विभिन्न जाति के जीवों के मध्य अंतर संबंध जिसमें कि एक विशेष संसाधन हेतु प्रतियोगिता होती है, इस प्रकार के अंतर्गत समावेशित होते हैं। प्रतियोगिता में प्रत्यक्ष आक्रमण तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही शामिल होते हैं। दो भिन्न जातियों के जीवों के मध्य में होने वाली प्रतियोगिता अंतरजातीय प्रतियोगिता कहलाती है। दो जातियों की वातावरण में कुछ मांगें अलग अलग हो जाने से वे भिन्न निश में आवश्यक आवास करती हैं और उस क्षेत्र में दोनों जातियां साथ साथ रह सकती हैं। दो जातियों में से एक दूसरी को संपूर्ण नष्ट करने में असमर्थ हो तथा स्वयं कमी के समय जीवित रह सकने वाली हो तो दोनों जातियां उस क्षेत्र में रह सकती हैं। पारिस्थितिकी दृष्टि से दो तुल्य जातियों की वातावरणीय मांगें
एक समान होने तथा एक जाति स्वयं की वृद्धि की बजाय दूसरी जाति की वृद्धि को संदमित करती हो तो उस क्षेत्र में पहली जाति दूसरी जाति का विलोपन कर देगी। इस प्रकार हमने बायोटिक फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम या बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम का अध्ययन किया। अगले लेसन में हम नए एक अध्याय को प्रारंभ करेंगे। थैंक यू।